हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज यह है कि मैं इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही प्यारा सीरीज जिसमें कि हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर डीपली इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। साथ ही रेलिवेंट कोड और इंटरव्यूज, क्वालिटी, साइट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी बात करने वाला हूँ। आज उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में। कोर्स एग्रीगेट कंस्ट्रक्शन का एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक देखें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अंत तक देखने के बाद आपको कोर्स एग्रीगेट के बारे में डीपली जानकारी होने वाली है। मेरी इस मेहनत को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का सीरीज है बेसिकली हम जो एक सीरीज का नाम है वो लेट्स नो योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को अच्छे से समझें, जानें, इस पर एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें कि आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट के बारे में, और एग्रीगेट में भी स्पेसिफिकली कोर्स एग्रीगेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार सबसे पहले एग्रीगेट को समझते हैं कि एग्रीगेट होता क्या है, एग्रीगेट किसे कहा जाता है। तो एग्रीगेट refers to the granular material such as sand, gravel and crushed stone that are essentially components in construction, particularly in concrete and asphalt production। अभी क्या बोल रहा है कि एग्रीगेट उसको कहते हैं जो भी ग्रेनुलर पार्ट है, चाहे वो फाइन हो चाहे वो थोड़ा सा कोर्स हो, जो भी ग्रेनुलर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो सैंड, ग्रेवल एंड क्रस्ट स्टोन क्या है, एक एग्जांपल है आपका एग्रीगेट का, जो कि कंस्ट्रक्शन में चाहे वो कंक्रीट मिक्सिंग में हो, चाहे वो आपकी फिलिंग में हो, चाहे वो रोड के एम्बैंकमेंट में हो, चाहे वो एसफॉल्ट प्रोडक्शन में हो, जो टॉप रोड की जो टॉप लेयर होती है, चाहे हमारी आरसीसी कोई वर्क हो, उसमें क्या होता है कि कंक्रीट का यूज़ होता है और वहाँ पर हम लोग एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। एग्रीगेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेकिंग अप अबाउट 60 to 80% ऑफ कंक्रीट एंड एसफॉल्ट मिक्सचर। तो हमारे जितने भी 60 to 80% जो आपकी जो भी कंक्रीट मिक्स होती है या जो भी एसफॉल्ट की मिक्सेस होती है जो भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% बाई यूजिंग एग्रीगेट। तकरीबन 80% जो आपका कंक्रीट या एसफॉल्ट मिक्सचर हो रहा है उसमें क्या होता है कि आपका एग्रीगेट का यूज़ होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। आज इसी वीडियो में इसी पर थोड़ा डीपली में बात करने वाले हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। या वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो इसी वीडियो को अंत तक देखें। आप समझते हैं कि टाइप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट तुम लोगों ने समझ लिया कि जो ग्रेनुलर है, चाहे वो क्रस्ट स्टोन हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो आपका ग्रेवल हो, सब क्या है आपका टाइप ऑफ एग्रीगेट है। तो चलिए थोड़ा सा टाइप ऑफ एग्रीगेट में बेसिकली समझते हैं कि कौन कौन से टाइप का है। टाइप ऑफ एग्रीगेट में बेसिकली इन कंस्ट्रक्शन फील्ड एग्रीगेट आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। एक क्या है कोर्स एग्रीगेट, एक है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या है, जिसकी साइज़ थोड़ी आपको लगेगी कि ज़्यादा बड़ी है, जैसे 4.75 mm से ज़्यादा, और 4.75 mm और 4.75 mm से ज़्यादा, जो कि अगर सीव में 4.7 mm के सीव में जो रिटेन हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। अगर जो 4.75 mm से जो पास हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। अब ऐसे समझेंगे कि आप जैसे अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपने देखा होगा कि जो आपके साइट पे जो एग्रीगेट आती है, जो कि स्टोन का जो टुकड़ा आता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा हूँ, ये आपका क्या है, ये 4.75 mm में क्या होगा, रिटेन करेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका कोर्स एग्रीगेट। और जो नीचे हमने यहाँ लगा रखा है ये आपका क्या कहलाता है, फाइन एग्रीगेट, जो कि 4.75 mm से पासिंग होगा। तो कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 4.75 mm, फाइन एग्रीगेट पार्टिकल साइज इज लेस देन 4.75। जो आपकी सीव होती है, जो हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट साइज़ के सीव को लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या होता है कि जो आपके ऊपर में रिटेन कर गया, अगर 4.75 mm के सीव्स के ऊपर जितने भी पार्टिकल रिटेन करते हैं वो सारे कोर्स एग्रीगेट होगा, जो पास कर जाते हैं वो फाइन एग्रीगेट होगा। अभी देखिए कॉमन टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट का कौन कौन सा टाइप है वो समझते हैं। नेचुरल ग्रेवल, क्रस्ट स्टोन। अभी क्या नेचुरल ग्रेवल क्या है कि आपने देखा होगा कि जो बाई नेचर क्या होता है, जो आपका क्रस्ट हुआ है बाई नेचर, जो आपका स्टोन जो है टूटा है और उससे क्या बना है, वो ग्रेवल बना है, उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रेवल। क्रस्ट स्टोन की बात करें तो क्रस्ट स्टोन क्या होता है, बाई मैन और बाई मशीन, इनसे क्या किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है और अपने अकॉर्डिंग, अपने जो साइज़ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट स्टोन। प्रोसेस्ड ग्रेवल। रिसाइकल्ड एग्रीगेट। अभी देखिए रिसाइकल्ड एग्रीगेट भी एक अभी इंपॉर्टेंट हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक कह सकते हैं कि रिसर्च है। रिसाइकल्ड एग्रीगेट बेसिकली क्या है कि जो भी आपका कंक्रीट जब हो जाता है, जब उसे फिर से कहीं भी तोड़ना पड़ा या वो हमारे वेस्टेज में चला जाता है, तो जो उसके अंदर जो हमारा एग्रीगेट यूज हो चुका है, क्या हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइकल्ड एग्रीगेट। स्पेशलिटी एग्रीगेट।
अभी क्या कुछ ऐसे एग्रीगेट होते हैं जो कि थोड़ा स्पेशल केस में आते हैं, जैसे कि लाइट वेट एग्रीगेट। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ क्या हो हमारी उतनी ही हो, बट उसका वेट क्या हो कम हो जाए। तो उस केस में जो लाइट वेट एग्रीगेट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी एग्रीगेट। अब तो फाइन एग्रीगेट के टाइप्स को भी तो समझते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या है? नेचुरल सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड एंड मार्बल डस्ट। अभी क्या है कि जो हमारी रिवर में जो सैंड आती है, जो आपके साइड पे जो सैंड यूज हो रहा है, जो प्लास्टर के लिए यूज हो रहा है, जो ब्रिकवर्क के लिए यूज हो रहा है, जो कंक्रीट मिक्स के लिए यूज हो रहा है, वो नेचुरल सैंड होता है। आजकल उसका अल्टरनेट आ गया है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। मैन्युफैक्चर्ड सैंड पे भी मैंने इस अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल भी मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में बताया। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मार्बल डस्ट, जब मार्बल की कटिंग करते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है, कुछ डस्ट निकलता है, उसको भी हम लोग एज पर मतलब फाइन एग्रीगेट के रूप में यूज करते हैं। अब चलिए समझते हैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में। अभी तक तो हम लोगों ने एग्रीगेट को समझा, एग्रीगेट कितने टाइप के होते हैं वो समझा। अभी अब समझते हैं स्पेसिफिकली कोर्स एग्रीगेट के बारे में। कोर्स एग्रीगेट के एग्रीगेट क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है कोर्स, एक होता है फाइन। जो कि 4.75 mm के सीप में क्या करता है, रिटेन होता है, तो वो क्या कहलाता है कोर्स। अगर वो पासिंग है 4.75 mm के सीप से तो उसे क्या कहते हैं फाइन। तो अभी हम आज इस वीडियो में अभी से लेकर आगे तक हम आज इस वीडियो में सिर्फ कोर्स एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था कि एग्रीगेट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। Coarse aggregate refers to large granular construction material, typically gravel, crushed stone, and recycled concrete that are larger than 4.75 mm and are retained on a 4.75 mm sieve। अभी जैसे मैंने बताया था कि 4.75 mm के सीप पे जो भी रिटेन कर जाता है आपका ग्रेनुलर मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। अगर इसके कोड के प्रोविजन की बात करें तो कोड, इसका कोड कौन सा है? इसका कोड अगर आप देखेंगे तो आईएस कोड 3831970। आईएस कोड क्या है? 383। और ये कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट टाइम 1970 में ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ से आप इस कोड को भी देख सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ एग्रीगेट इन डिटेल्स। अब एग्रीगेट में क्या है कि आपका जो बेसिकली कोर्स एग्रीगेट है उसका कॉमन टाइप क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सैंड। नेचुरल सैंड क्या है? जो कि रिवर से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, मैरीन डिपॉजिट होता है हमारे रिवर में, बेड में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट नेचुरल सैंड क्या होता है, जमा होता है। क्रस्ट स्टोन क्या होता है? मैकेनिकली फ्रैक्चर्ड फ्रॉम क्वेरीज टू। अब उसमें क्या होता है कि हमारे पास बड़े बड़े रॉक्स आते हैं, उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किससे? बाई मैकेनिकली मीन्स बाई मशीन्स के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस्ट स्टोन बोलते हैं। प्रोसेस्ड ग्रेवल क्या होता है कि बैंक रन क्रस्ट, स्क्रीन और डेंस करते हैं। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे कुछ पेबल्स होते हैं जो राउंडेड शेप में होते हैं, वो क्या करता है? प्रोसेस्ड ग्रेवल कहलाता है। रिसाइकल्ड एग्रीगेट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था कि ये क्या होता है कि जो भी कंक्रीट हमारी जो पुरानी हो चुकी है या जो कभी वेस्टेज में जाती है या कभी टूटती है, कभी हम अपग्रेड करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पर क्या होता है कि पुरानी जो कंक्रीट वर्क है उसको तोड़ते हैं, तो उसमें जैसे जो मटेरियल निकलता है जो कि एग्रीगेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट। रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट एंड क्रस्ट मैसनरी मतलब कि आजकल क्या ब्रिक बैट को भी यूज़ किया जाए, ब्रिक के टुकड़े को भी यूज़ किया जा रहा है एज कोर्स एग्रीगेट। स्पेशलिटी एग्रीगेट, लाइट वेट एक्सपेंडेड सेल क्ले स्टेट, स्लैग स्टील, फर्नेस स्लैग, सिल्का ग्रेवल्स और फिल्टर्स एंड लार्ज साइज ऑफ रिप फॉर इरोजन प्रोटेक्शन। तो इसको क्या कहा जाता है? स्पेशलिटी एग्रीगेट। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर। अभी तो हम लोगों ने एग्रीगेट को समझा, कोर्स एग्रीगेट के टाइप को समझा। अब ये समझते हैं कि बाई फॉर्मेशन, अगर उसके बनने और उसके मैन्युफैक्चर के तरीके की पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कोर्स एग्रीगेट के कितने प्रकार होते हैं। तो नेचुरली बाई वेदरिंग ऑफ रॉक। अभी क्या होता है? दो होता है, एक तो होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली। नेचुरली में क्या होता है कि वाई वेदरिंग ऑफ रॉक, जो अपनी चट्टाने हैं वो क्या होता है? मौसम की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से। जैसे कि अगर मौसम में क्या हो गया कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, या कभी टेम्परेचर में कभी ज़्यादा गर्म हुआ और कभी टेम्परेचर कूल हुआ, इसकी वजह से क्या होता है? उसमें क्रैक आते हैं, वो टूटते हैं। तो उस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ग्रेवल की या स्टोन की, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल स्टोन या नेचुरल ग्रेवल। अगर यही सेम वर्क, क्योंकि क्या है, ये किससे टूट रहा है? बाई नेचर, बाई टेम्परेचर, बाई एयर, बाई वाटर। अभी क्या सेम जो स्टोन है हमारा, स्टोन को क्या करते हैं हम लोग? आर्टिफिशियली बाई मशीन से क्या करते हैं? इसको क्रश करते हैं, और क्रश करके क्या करते हैं? उसको जिस साइज़ का हमें तोड़ना होता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं, फ्रैक्चर्ड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, जिसको कि मैन्युफैक्चर्ड आपका स्टोन भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड ग्रेवल भी बोलते हैं। रिसाइकल्ड एग्रीगेट हो गया, जो कि आपका पुराना जो कि एग्जिस्टिंग आपका कंक्रीट है, उसको जब हम तोड़ के जब करते हैं वहाँ से जो हमारी मटेरियल निकलती है वो आपकी रिसाइकल्ड एग्रीगेट हो गया। स्पेशलिटी एग्रीगेट, ये सब क्या है? आपकी आर्टिफिशियल एग्रीगेट में आती है। अब फिर समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल कोर्स एग्रीगेट। अब देखिए, ये तो मैंने बताया आपको कि जो नेचुरल कोर्स एग्रीगेट है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है। अब थोड़ा सा आर्टिफिशियल कोर्स एग्रीगेट को थोड़ा सा समझते हैं कि वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इस फ्लो चार्ट से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग क्या हुआ कि जब आपका कोई पहाड़ है,
ठीक है। पहाड़ के पास से क्या होता है, हमें पहाड़ तो ला नहीं पाएंगे साइड पे या प्लांट पे जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ना इसलिए पड़ता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट इजीली हमारे प्लांट पे या जिस प्लांट पे उसे फैक्चर करना है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसको तक ले जाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए क्या होता है, डायनामाइट लगा कर ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। और ब्लास्टिंग की वजह से क्या होता है कि वो टूटता है, और टूट के क्या बनता है, जैसे ये इतना बड़ा रॉक उसका बन गया। और उसे फिर क्या करते हैं कि बाई ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उसको क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसे कहाँ लेके जाते हैं, ग्रिजल। फिर क्या करते हैं, ग्रिजल क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया। आपकी कन्वेयर बेल्ट होती है, इस पर क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को रख देते हैं और वो क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट उसको क्या करता है, ऊपर ले जाता है। ऊपर ले जाने के बाद उसको क्या करता है, उसको प्राइमरी क्रशर में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, प्राइमरी क्रशर में। प्राइमरी क्रशर क्या करता है, उसको क्रश करता है और उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। फिर वो छोटे पार्ट जो टूटते हैं वो किस में जाते हैं, सेकेंडरी क्रशर में। वो फर्दर ब्रेकडाउन होने के लिए सेकेंडरी क्रशर में जाते हैं। सेकेंडरी क्रशर से कहाँ जाते हैं, स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग बेसिकली आपको वही जो सीव एनालिसिस जो हम लोगों ने बताया कि सीव के थ्रू क्या करते हैं, उसको सीविंग करते हैं, जैसे जो कि वाइब्रेटर सीव होता है उससे सीव करते हैं। और जो ओवर साइज होता है, जो ओवर साइड हमें तो रिक्वायरमेंट होती है, अभी सीव की मान लो आपका सीव जो है वो 20 mm का लगा हुआ है, तो क्या होगा कि 20 mm से जो भी डाउन होगा वो तो उससे पास कर जाएगा, और 20 mm से जो भी ऊपर होगा तो वो क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। तो फिर उस मटेरियल को क्या करेंगे, फिर से सेकेंडरी क्रशर में भेजेंगे और वहाँ से फिर से उसको क्रश करेंगे और फिर से स्क्रीनिंग करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि हमें रिक्वायर्ड, हमें अगर 40 mm का चाहिए तो हमें सीव कितने का लगाना पड़ेगा, 40 mm का सीव लगाना पड़ेगा। और उससे जो भी मटेरियल पास हो जाएगा उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज जो मटेरियल ओवर साइज होगा उसको फिर से क्रश करने के लिए सेकेंडरी क्रशर में फिर से भेज देंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक कि वो पूरी अच्छी तरह से मतलब जो आपका स्क्रीनर है उससे पास ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्टिकल शाफ्ट इंपैक्टर में जाता है। अगर आपका स्क्रीन हो गया, मान लो कि आपका स्क्रीन होके कुछ मटेरियल बन गया, इसको कहाँ भेजते हैं, वर्टिकल शाफ्ट इंपैक्टर। ये क्या करता है आपका, ये करता है आपको इसका एंगुलर शेप बनाता है। एंगुलर शेप बनाता है, जो भी इसका शेप साइज जो इरेगुलर शेप में होता है उसको क्या करता है कि प्रॉपर बनाता है, क्यूबिकल शेप में बनाता है। और जब वो क्यूबिकल शेप में बनाने के बाद वो क्या करता है, फिर से स्क्रीनिंग में भेजता है। और स्क्रीनिंग में जब स्क्रीन करते हैं तो फिर यहाँ से ये क्या होता है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट साइज है, चाहे वो 20 mm का हो, 40 mm का हो, 10 mm का हो या 6 mm का हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। और उसको फिर क्या है, रिक्वायरमेंट बेस पे, जिसे 20 mm की रिक्वायरमेंट है उसे 20 mm की सप्लाई करते हैं, 10 mm की रिक्वायरमेंट है 10 mm की सप्लाई करते हैं, और 6 mm की रिक्वायरमेंट है 6 mm का सप्लाई करते हैं। तो आशा करता हूँ कि अभी ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है और जो अभी ब्रीफ किया हूँ, इससे आप समझ चुके होंगे कि आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो कैसे बनता है। अभी इसमें से थोड़ा सा और अगर फर्दर हम आगे चलें तो क्या होता है कि जब आप कोर्स एग्रीगेट बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्रश हो जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, वो डस्ट पार्टिकल बन जाता है, जो कि 4.75 mm के सीव से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब उसी को में क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसमें से जो भी सिल्ट या गंदगी जो भी होता है उसको निकालते हैं और उसको हम लोग एज ए मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन एंड साइज। अभी तो हमने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेशन, तो क्या हो गया था, आपका नेचुरल हो गया था, एक आर्टिफिशियल था। अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट एज पर ग्रेडेशन एंड साइज, मतलब ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी दो होते हैं। एक होता है सिंगल साइज कोर्स एग्रीगेट, एक होता है ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट। अभी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। आगे मैंने एक IS कोड का कटआउट लगा रखा है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट रो है आप यहाँ पे देखेंगे, परसेंटेज पासिंग ऑफ सिंगल साइज एग्रीगेट और परसेंटेज पासिंग फ्रॉम ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज। तो इस साइड वाला, ये वाला जो है ये ग्रेडेड वाला पार्ट है और ये साइज वाला क्या है, सिंगल साइज है। अगर मैं आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी सिंगल साइज है, सिंगल साइज का मतलब है कि किसी सिंगल साइज का यूनिफॉर्मिटी, किसी भी सिंगल साइज की एग्रीगेट की परसेंटेज क्या होती है, थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका ग्रेडेड मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। ग्रेडेड का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपका 20 mm का है तो हो सकता है कुछ 20 mm का हो सकता है कुछ 20 mm के डाउन साइज का हो सकता है कि 10 mm का भी हो सकता है 4.75 mm का हो। तो ये यूनिफॉर्म परसेंटेज इक्वल, लगभग मतलब बराबर कह सकते हैं, या थोड़ा सा ऊपर नीचे का परसेंटेज रहता है इसमें। बट अगर आप देखेंगे कि सिंगल साइज का मतलब होता है कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या किसका हो, कि किसी एक साइज का क्या हो, मैक्सिमम परसेंटेज हो। जैसे अगर आप 20 mm डाउन का कोई एग्रीगेट ले रहे हैं तो मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए कि 4.75 से ज़्यादा और 20 से डाउन, और इसमें जो मैक्सिमम बीच में जो पार्ट आना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल साइज। अभी आप देखते हैं कि इसमें जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट में देखते हैं। एक एग्जांपल पकड़ते हैं 20 mm का। यहाँ पर क्या एग्रीगेट का साइज है 20 mm का, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों में आप देखेंगे कि 40 mm से क्या है 100% पासिंग है, दोनों में 40 mm का क्या 100% पासिंग है। 20 mm में देखेंगे कि जो आपका सिंगल साइज है उससे कितना परसेंट पासिंग है, 85 to 100।
तो इसमें कितना तकरीबन कितना 15% के आसपास का अगर हम 85 पकड़ के लेके चलते हैं तो कितना हो गया, कंसिडर करते हैं 50% यहाँ पर रिटेन हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम चलते हैं आपका ग्रेडेड में तो क्या हो गया 95 to 100% पासिंग, मतलब कि या तो पूरा पास हो सकता है या 95, मतलब तकरीबन 5% मैक्सिमम क्या होगा उस पर रिटेन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा हो गया, 10% एक्स्ट्रा हो गया। अगर आप 16 mm में चलें तो 16 mm में भी आपका क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ, 12.5 में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी नहीं दिया हुआ। लेकिन अब आप चलेंगे आपका 10 mm में चलेंगे तो क्या लिखा हुआ है 0 to 20। 10 mm में क्या है 0 to 20 और यहाँ पर क्या है 25 to 55। अगर मान लो आप कि यहाँ से 90 to 100 ये है आपका 95 to 100 है, अगर यहाँ से कुछ परसेंटेज निकला, अगर मान लो 95% भी निकला और यहाँ पर क्या बोल रहा है 55% है, मैक्सिमम तक जा सकता है, तो इसके बीच में कितना आया 45%। लेकिन अगर इसके बीच में देखें 85 to 100 की पासिंग है तो इसमें क्या बच गया, ऊपर में तो 15% रिटेन हो गया। अब इसके अगर नीचे में देखें तो यहाँ क्या है 0 to 20, मतलब 20% मैक्सिमम होगा, तो तकरीबन यहाँ पर कितना बच गया 60% क्या हुआ रिटेन कर गया। तो आप देखेंगे कि बीच में जो साइज है यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेडेड से। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि 0 से 20 का जो है आपका 10 mm जो है वो मैक्सिमम 20% है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10 mm है 25 to 55% है। अगर 4.75 का आप देखेंगे तो 0 to 5% है, मैक्सिमम 5% है, यहाँ क्या है मैक्सिमम 10% है। तो आप इससे एक एनालाइज अगर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें जो मैक्सिमम साइज़ है वो 16 और 12.5 और आपका 20 mm का है, जबकि इसमें जो मैक्सिमम साइज़ है वो आप देखेंगे कि सारे सब कुछ में आपका इक्वली लगभग ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेटिव के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये ग्रेडेड है और ये सिंगल साइज है। अब तो थोड़ा की पॉइंट्स समझते हैं कोर्स एग्रीगेट का, जो कि काफ़ी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सेल नॉट एक्सीड 30% ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ वियरिंग सर्फेस सच एज रनवेज एंड रोड्स एंड 45% ऑफ अदर कॉन्क्रीट। अभी क्या बोल रहा है कि किसी का भी क्रशिंग वैल्यू जो है, जो भी आपका वियरिंग सर्फेस है, जैसे आपका रोड है, रोड का जो टॉप लेयर होता है वो क्या होता है वियरिंग सर्फेस होता है, चाहे वो रनवे हो या चाहे वो रोड हो, तो उसके जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसका 30% से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी अदर कॉन्क्रीट की बात करें तो 45% के आसपास का होना चाहिए। अगर हम बात करें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू तो वो भी क्या होना चाहिए 30% बाई वेट ऑफ कंक्रीट होना चाहिए, और वियरिंग सरफेस जो आपका वियरिंग सरफेस है उसका क्या होना चाहिए 30% होना चाहिए, और 45% वेट ऑफ क्या होना चाहिए अदर किसी और कंक्रीट के लिए क्या होना चाहिए 45% होना चाहिए उसका। अगर हम बात करें एवरेशन वैल्यू की, एवरेशन वैल्यू सेल नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कंक्रीट ऑफ वियरिंग सरफेस एंड 50% ऑफ द अदर कंक्रीट। अभी क्या जो भी वियरिंग सरफेस है, वियरिंग सरफेस का जो एवरेशन वैल्यू होगा उसका क्या होना चाहिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट का एवरेशन वैल्यू, ठीक है। और अगर हम किसी अदर कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर क्या होना चाहिए 50% के आसपास होना चाहिए। अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि एवरेशन वैल्यू क्या है, अगर क्वालिटी एक्सप्रेस में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है। साइज ऑफ एग्रीगेट द मोस्ट वर्क 10 mm 20 mm, जो मैक्सिमम साइज होती है वो क्या होती है 10 mm से 20 mm सुटेबल होता है, बट कभी कभी क्या होता है 40 mm को भी यूज करने को दिया जाता है, जहाँ पर कि हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ पर कि आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो आपका दो बार के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि स्ट्रेंथ की कुछ ऐसी इशू नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग 40 mm भी यूज़ कर सकते हैं। Plums above 160 mm and up to any reasonable size may be used in plain concrete and maximum limit to 20% by volume of concrete। अभी क्या बोल रहा है कि जो आपका PCC है, अगर कहीं PCC करना है तो आप प्लम, जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ फोटो में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो एग्रीगेट की साइज़ है वो 160 mm या 160 mm से ज़्यादा है, जो कि अब नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, बट नहीं, ये ऐसा अब नॉर्मल नहीं है। जहाँ पर PCC की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर कि कोई लोड नहीं आने वाला है या कोई ऐसा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि सिर्फ आपको PCC जो किया गया है आपके सबवेट को थोड़ा सा हार्ड करने के लिए किया गया है, आपके जो बेस लेयर है उसको हार्ड करने के लिए किया गया है, तो वहाँ पर अगर हम 160 mm या 160 mm से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ देख सकते हैं आप साइज़, इस साइज़ का अगर कोई स्टोन या ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं PCC में यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए, जितना भी वॉल्यूम, अगर मान लीजिए 100 MQ की आपकी PCC है तो उसका 20%, मतलब 20 MQ ही हम प्लम ग्रेवल को यूज कर सकते हैं। 20% क्या है अलाउड है। The maximum size of the aggregate should usually be restricted to 5 mm less than the minimum clear distance between the main bars और 5 mm less than the minimum cover to the reinforcement which over is smaller। अब आपसे देखिए ये बिल्कुल ही आप ये इसको तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लाइन है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपसे इंटरव्यू कभी पूछ सकता है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को जब कंक्रीट कर रहे हैं तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि 20 mm या फिर आपको 40 mm 60 mm 160 mm आपको यूज करना है, वो कैसे डिसाइड होता है। तो वो डिसाइड होता है कि जब दो बार के बीच में डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बार रेनफोर्समेंट बार के इससे क्या होना चाहिए 5 mm कम होना चाहिए, कम से कम 5 mm कम होना चाहिए। अगर
अगर आपका जो दोनों बार, ठीक है, दोनों बार के बीच का डिस्टेंस अगर देखिए क्या है कि अब आपका मिनिमम कवर, जैसे आपका एक रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट के बॉटम में क्या होता है, कवर लगाते हैं, तो कवर कितने का लगाते हैं, 25 mm का, 40 mm का, 50 mm का। तो 50 mm है अगर, तो हम उससे 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 45 mm। हम लोग 45, 40 mm, 45 mm तक यूज कर सकते हैं, बट 50 mm या 60 mm का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर दो बार के बीच में डिस्टेंस जो है अगर 150 mm है, तो 150 mm में अगर हम देखें तो 145 mm तक यूज कर सकते हैं, बट 160 mm का यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस केस में क्या होता है कि जहाँ पर भी आपका रेनफोर्समेंट यूज होता है वहाँ पर हायर साइज का जो एग्रीगेट है उसको यूज परमिट नहीं किया गया। आप मैक्सिमम 40 mm तक यूज कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा का आप यूज नहीं कर सकते। जो उससे 40 mm या उससे ज़्यादा जो 160 mm का है प्लम ग्रेवल जो है, उसको सिर्फ PCC के लिए परमिट किया गया है। अब चलिए समझते हैं कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट है उस पर कितने प्रकार का टेस्ट होता है। तो लिस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट टेस्ट, जो कोड किसमें है, IS 2386। IS 2386 बेसिकली आपके जो एग्रीगेट पे जो टेस्ट होता है उस पर आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो जो टेस्ट है सबसे पहला वो इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट, सेकंड वन इज क्रशिंग टेस्ट ऑन एग्रीगेट, एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट, साउंडनेस टेस्ट ऑन एग्रीगेट, शेप टेस्ट ऑन एग्रीगेट, इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स। फ्लैकीनेस क्या होता है, जो आपका चपटा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा बिल्कुल चपटा हुआ है, या आप कभी देखते होंगे कि आपका ये इसी तरह का कोई एग्रीगेट है, नुकीला टाइप का रहता है, वो इलोंगेशन हो गया। फ्लैकीनेस मतलब बिल्कुल चपटा है, वो बिल्कुल पतली जैसा दिखेगा आपको, उसको फ्लैकीनेस इंडेक्स बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, आपकी जो एग्रीगेट है वो कितना मॉइस्चर मतलब ये करती है, रिटेन करती है, तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं। बिटुमेन एडहेजन टेस्ट ऑन एग्रीगेट, अभी क्या है कि बिटुमेन जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, बिटुमेन के साथ मिक्स करते हैं। तो जो दो एग्रीगेट के बीच में जब हम बिटुमेन को मिक्स करते हैं तो उसके बीच में एडहेजन कितना आता है, मतलब उसमें कितनी चिपकाहट आती है, कितना वो चिपक पाता है, वो भी एक टेस्ट होता है आपका कोर्स एग्रीगेट पे। अभी देखिए आपका लेबोरेटरी में एक मैंने आपको फोटो लगाकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, क्रशिंग वैल्यू के लिए ये इक्विपमेंट होता है, एब्रेशन टेस्ट के लिए ये होता है, बिटुमेन एडहेजन टेस्ट के लिए देख लीजिए, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के लिए ये होता है, और फ्लैकीनेस इलोंगेशन। अब इसमें देखेंगे आपकी थोड़ा सा ये बीच में गैप बना हुआ, गैप से क्या करते हैं हम लोग पास करके देखते हैं और देखते हैं कि जितने भी आपका हमने सैंपल लिया था उसमें से कितना परसेंटेज वहाँ से पास हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि उसमें फ्लैकीनेस और आपका इलोंगेशन कितना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।